बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप्स आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट रहता था जो छुट्टियों की वजह से रह गया था, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बस दो तीन हैं, जिसके अंदर से सिस्टमेटिक्स और इसके मेथड, उसके बाद एनिमल सिमेट्री वाला टॉपिक, और तीसरा और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर से जो चैप्टर के एंड पे दिया गया है, जिसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और सूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और ट्रूसिलोमेट्स के अंदर डिफरेंस बताया गया है। तो अल्लाह का नाम लेके एनिमल सिस्टमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक्स का मकसद ये होता है कि एनिमल्स को इस तरह के ग्रुप में अरेंज किया जाए कि एक तो इनको स्टडी करना आसान हो, और दूसरा इनका आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे से ये किस हद तक रिलेटेड हैं और कौन सा मौजूदा ग्रुप पास्ट के किस एनिमल ग्रुप से बना है, इस चीज़ को देखा जाए। तो नॉर्मली इसके अंदर हमारे पास तीन तरह के ग्रुप्स आते हैं। जब इसकी डायग्राम स्टडी की जाती है, इसकी डायग्राम को क्लेडोग्राम कहा जाता है। इसमें तीन तरह के ग्रुप से वास्ता पड़ता है: मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक। तो ग्रुपिंग करने के लिए इनके कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, और कैरेक्टर ये मोटा करके लिखा है। कैरेक्टर कोई भी ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक बेसिस की वजह से बनती है और इसको मैयर भी किया जा सकता है। ये शक्ल सूरत के अंदर कोई फ़र्क हो सकता है, स्किन कलर, हेयर कलर, जानवरों के अगर सींग वगैरह हैं तो उनका कलर, और दो जानवर अगर वो एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट हैं, देखने में भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी चेक करना है कि ये आपस में कहीं रिलेटेड तो नहीं, फिर उनके प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, उनका डीएनए और राइबोसोमल आरएनए कंपेयर किया जाता है। तो कहीं पे भी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी आ गई, ये करेक्टर कहलाएगा। तो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इस तरह का ग्रुप होता है, पॉली का मतलब मैनी, इसके अंदर एक से ज़्यादा फाइलोजेनेटिक लीनिएजेस होती हैं। मतलब इसमें जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है वो एक नहीं होगी, एक से ज़्यादा होगी। और पैराफाइलेटिक ग्रुप एक बड़े ग्रुप का छोटा हिस्सा होता है, जिसकी एट अ गिवन टाइम बात की जा रही होती है। तो हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये जो पूरा येलो बॉक्स है ना, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दो मोनोफाइलेटिक ग्रुप हैं। एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप ये है, ये जहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है, ऊपर जाके दो लीनिएजेस में डिवाइड हो गई। इससे 1 2 3 ये स्पीशीज़ हैं, कोई भी 4 5 6 इधर बने। तो अगर यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक इसकी बात की जाए कि ये 6 स्पीशीज़ की, तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। ये इसके मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये इसकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है। ये एक अलहदा ग्रुप है, मतलब ये इसकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है। ये दो स्पीशीज़ जिनका नाम 7 और 8 है, इनके अंदर जाके डिवाइड हो गई। लेफ़्ट वाला एक अलहदा मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, राइट वाला एक अलहदा मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स को जब एक ही ग्रुप के अंदर इकट्ठा रख दिया जाएगा तो इसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहा जाता है। पॉली का मतलब मैनी, और मैनी का मतलब यहाँ पे एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ एक इधर है, एक इधर है, एक से ज़्यादा। और इसके किसी भी स्मॉल पोर्शन की बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 5 6 की बात की जाए, तो ये पैराफाइलेटिक ग्रुप कहलाएगा। इसमें आप तीन स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे हैं, 4 5 6। कहाँ से आई, कैसे आई, वो आपको नहीं पता, इसलिए अनसफिशेंट नॉलेज का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली इधर से 1 2 3 को लेंगे, सिर्फ इनको स्टडी करेंगे, बाकियों को निगलेक्ट कर देंगे, ये भी पैराफाइलेटिक ग्रुप कहलाएगा। तो उसके बाद है सिस्टमेटिक्स के अंदर यूज़ किए जाने वाले मेथड्स, यानी कि जानवरों को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट, क्योंकि अब एक बंदा इतना ज़्यादा पढ़ लिख गया है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पहले से चलते हुए मेथड की बजाय अपना अलग मेथड या मॉडल इंट्रोड्यूस करें। तो इस बात पे क्लैश आता है।
स्लैश आता है मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि जो ग्रुपिंग कर रहे हैं उसके लिए तरीका कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद वो वाले जानवर जो आपस में डिस्टेंट रिलेटेड है, मतलब कि विजिबली एक दूसरे के साथ नहीं मिलते लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपस में मैच करते हैं, तो उनको आपस में कंपेयर करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि एक एग्ज़ाम्पल लें आप इंसान की, दूसरी एग्ज़ाम्पल लें गाय या भैंस की, तो ये देखने के अंदर एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन ये आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि दोनों ही मैमल्स हैं, दोनों वार्म ब्लडेड हैं, दोनों वर्टिब्रेट्स हैं और इंटरनल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो 3 स्कूल ऑफ थॉट यानी कि तबका फ़िक्र इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो अलग-अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, दूसरा आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स या जिसको क्लैडिस्टिक्स भी कहा जाता है। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स जो है सबसे पुराने वाला मेथड है और इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है, यानी कि रिवायती तौर पे इसी को ही यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर ये है कि एक एंसेस्टर से बनने वाले सारे एनिमल्स आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है बनिस्बत के उन एनिमल से जो किसी दूसरे एंसेस्टर से बने हैं। एग्जांपल आप इसकी ये समझें कि सारे बर्ड्स हैं ये एक ही एंसेस्टर से बने हैं, इस करके बर्ड्स आपस में सिमिलर हैं। अगर इनको कंपेयर किया जाए एक ऐसे एनिमल के साथ जो किसी दूसरे एंसेस्टर के साथ बना है जिस तरह से मैमल्स, तो ये दोनों विजिबली एनाटॉमिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग ग्रुप हैं। बस इसी प्रिंसिपल की बेस के ऊपर ना इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो जब इनको सिमिलैरिटीज़ की बेस पे कंपेयर किया जाता है तो दो तरह की सिमिलैरिटीज़ इसके अंदर आती हैं। आप इन दोनों से पहले ही वाकिफ़ हैं, इनको होमोलॉजीज़ और एनालॉजीज़ कहा जाता है। तो आपने होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स प्रीवियसली भी पढ़े हुए हैं, तो बस ये भी वही है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि जिनका ओरिजिन सेम होता है, मतलब कि वो एक ही एंसेस्टर से शुरू हुए, लेकिन आगे जाके अलग-अलग लीनिएजेस बन गई क्योंकि सारे एनिमल्स एक ही तरह के हालात के अंदर नहीं रहते, हर इलाके का माहौल एक दूसरे इलाके से फ़र्क होता है। इस वजह से जो ऑर्गन्स हैं उनका जो फंक्शन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इस तरह के ऑर्गन्स जिनकी इंटरनल अरेंजमेंट और ओरिजिन तो सेम है लेकिन उनका फंक्शन अलग है आगे जाके, इनको होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। तो होमोलोगस ऑर्गन की यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है, ये वाली। इसके अंदर इंसान का बाजू है, हॉर्स का बाजू यानी कि उसकी अगली टांग है, चमगादड़ का बाजू है, बैट, बर्ड यानी कि किसी भी परिंदे का बाजू है, लिजर्ड का बाजू है और वेल का बाजू है। अच्छा, इनके अंदर जो बोन्स की अरेंजमेंट है ये सेम होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंसान के अंदर देखें तो ये जो थोड़ी ब्राउन कलर की बोन इसको ह्यूमरस कहते हैं, ये वाली जो ग्रे और येलो सी बोन इसको रेडियस और उल्ना, फिर ये ऑरेंज वाली आपकी कलाई की हड्डियाँ, फिर आपकी फिंगर्स जिनको फेलेंजेस कहा जाता है। तो सेम यही बोन्स आपको हॉर्स के अंदर भी मिलेंगी, बैट के अंदर भी, बर्ड्स के अंदर भी, वेल के अंदर भी और लिजर्ड के अंदर भी। लेकिन इन सब के 4 लिम्स यानी कि जो अगले बाजू हैं इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में फ़र्क है। रीज़न ये है कि इनका लाइफस्टाइल अलग-अलग है। इंसान अपने बाजू को लिखने के लिए, खाना खाने के लिए, डिफरेंट चीज़ें पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। हॉर्सेस इसको चलने के लिए यूज़ करते हैं। बैट्स यानी कि चमगादड़ें इसको उड़ने के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली बर्ड्स भी इसको उड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और जो वेल्स और डॉल्फिन्स हैं ये इसको पानी में तैरने के लिए यूज़ करते हैं। और लिजर्ड्स इसको चलने के लिए, दीवारों पर चढ़ने के लिए, इस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो इंटरनल अरेंजमेंट सेम बोन्स होने का मतलब ये है कि इनका ओरिजिन सेम है और ये एक ही एंसेस्टर से बने हैं। आगे जाके लाइफस्टाइल अलग होने की वजह से इनमें कुछ बोन्स जिनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया और कुछ बोन्स जिनका साइज़ रिड्यूस हो गया, मतलब कि छोटा हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्स के अंदर इसकी उंगलियों के अंदर से एक उंगली आगे को एक्सटेंड हो गई जिससे इसका खुर बनता है पाँव, इस पर चलते हैं, बाकी रिड्यूस हो गई।
इंसान में 5 की 5 हैं, बर्ड्स के अंदर 1 2 और 3 है, 2 रिड्यूस हो गए। चमगादड़ के अंदर 1 2 3 4 5 पूरी हैं। इसी तरह से वेल के अंदर 1 2 3 4 हैं, 5वीं उंगली रिड्यूस हो गई। और लिजर्ड के अंदर 5 की 5 पूरी हैं। उसके बाद ये जो बाजू की हड्डी होती है ब्राउन कलर में, जिसको ह्यूमरस कहते हैं, इंसान के अंदर ये लंबी है क्योंकि इसका लाइफस्टाइल ऐसा है। चमगादड़ में ये वाली हड्डी कंपैरेटिवली छोटी है। और वेल के अंदर भी छोटी, क्योंकि इसको लंबे बाजुओं की ज़रूरत नहीं है, वरना इसको तैरने में मसला आएगा। तो लाइफस्टाइल के हिसाब से ये आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को होमोलॉजी या होमोलॉगी कहा जाता है, और इस तरह के ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। ये शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। डाइवर्ज कहते हैं किसी चीज़ का फैल जाना। जिस तरह से बल्ब ऑन करते हैं तो उसकी रोशनी फैल जाती है ना, इस तरह से। यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुए और उसकी फिर आगे लीनिएजेस बन के चारों तरफ को फैल गए, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दूसरा जो सिचुएशन हमें इसमें मिलती है, इसको बेटा कहा जाता है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जिनका फंक्शन तो एक होता है, लेकिन इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। और दूसरा, इनमें ओरिजिन का भी फ़र्क है। अब इसमें विंग्स की एग्जांपल ही लें तो जो पंखे का पार होता है, हवाई जहाज़ का पार होता है, चमगादड़ का पार होता है, बर्ड्स का होता है, या किसी इंसेक्ट का होता है, इन सब का फंक्शन तो है फ्लाइट, लेकिन इंटरनली ये एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि हवाई जहाज़ का जो विंग है ये नॉन लिविंग है, और इसके अंदर प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और मेटल्स होते हैं। इंसेक्ट्स का जो विंग होता है इसमें मसल वगैरह नहीं नज़र आते, मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ये बने होते हैं काइटन के, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। चमगादड़ जो होती है, ये पिछली स्लाइड में था भी, इसका जो विंग होता है ये होता है मेम्ब्रेन की तरह का। मतलब इसकी फिंगर्स के ऊपर एक लेदर की तरह की मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। और इसके बरक्स जो बर्ड्स होते हैं, इनके विंग्स के अंदर थोड़ा बहुत गोश्त भी होता है, और इसके ऊपर फीदर्स भी लगे होते हैं। तो फंक्शन तो इन सब का एक है, यानी कि फ़्लाइट, लेकिन स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि ये अलग-अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनका ओरिजिन भी सेम नहीं है। इनको सेम ग्रुप में इसलिए रख दिया गया क्योंकि करैक्टर सेम है। तो कौन सा करैक्टर सेम है? वो है फ़्लाइट, यानी कि उड़ना। इस बेस के ऊपर ये दो कंडीशंस होती हैं, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। और ये जो दूसरी विंग्स वाली एग्जांपल हमने पढ़ी, ये एनालोगस ऑर्गन्स की है, और इस प्रोसेस को एनालॉजी कहा जाता है। और ये शो करता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे आके इकट्ठे हो जाना, कन्वर्ज कर जाना, यानी कि बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट पे आके आपस में इकट्ठी हो गई। इसी तरह से जो लाइंस हैं ये अलग-अलग एनिमल्स के ग्रुप्स हैं, जो कि एक सिमिलर फंक्शन या सिमिलर करैक्टर की वजह से आपस में एक ग्रुप में रख दिए गए इकट्ठे करके। वो करैक्टर था यहाँ पे फ्लाइट। उसके बाद आती है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। ये फाइलोजेनेटिक ट्री की बेस पे चलती है, यानी कि किस तरह की डायग्राम जिसके अंदर जानवरों के दरमियान में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो बताया जाता है। तो इस तरह की जो डायग्राम की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये आपकी बुक में थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है, पेज नंबर 15 या 15 पे है। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है, ये आपने जोलॉजी पेपर के अंदर पढ़ी है, और ये वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये आपको फ़िलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है। विलर हार्ले की बुक के अंदर से ही जो जोलॉजी पेपर ये है, उसके अंदर से मैं डायग्राम आपके लिए निकाल के लगा रखी हुई है, मैं आपको वो सेंड कर दूँगा, लेकिन इसको ज़बानी याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपली ये बताया जाता है कि जो ग्रुप जितना नीचे से शुरू हो रहा है वो उतना पुराना है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, ये टाइम पीरियड है। तो ये जो लिखा है 66.4, 144, 208, ये मिलियन ईयर्स हैं।
यानी कि 66.4 मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख। तो जिस ग्रुप की लाइन जितनी चौड़ी है, मतलब डिफरेंट कलर से शो किए गए हैं, कुछ की लाइन नीचे से चौड़ी ऊपर आके बारीक हो गई, ठीक, ये नीचे से चौड़ी ऊपर आते बारीक हो गई, नीचे से बहुत चौड़ी ऊपर आके एक लाइन रह गई, और कुछ नीचे से बारीक है ऊपर आके लाइन ब्रॉड होती जाती है। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जो लाइन नीचे से चौड़ी है, इसका मतलब पास्ट में इसकी स्पीशीज़ ज़्यादा थी, बाद में एक्सटिंक्ट होती गई और मॉडर्न पे आके ये थोड़ी सी रह गई। जो नीचे से लाइन नैरो है ऊपर जाके ब्रॉड हो गई है, इसका मतलब ये है कि पहले इसकी स्पीशीज़ थोड़ी थी, बाद में इवॉल्व करके डाइवर्सिफिकेशन आई और ये पहले से ज़्यादा हो गए। तो डिफरेंट ग्रुप्स का आपस में जो रिलेशनशिप है, जो लाइंस आपस में रिलेटेड हैं, वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि ये जो येलो वाले हैं सारे आपस में रिलेटेड हैं, ब्राउन वाले रिलेटेड हैं, ये जो स्काई ब्लू ये रिलेटेड, और ये जो ऑरेंज से कलर के ये भी आपस में रिलेटेड है। तो इसको देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने फ़िलहाल इसको याद भी नहीं करना, और इससे मिलती जुलती डायग्राम्स आपकी अगले सभी चैप्टर्स में आपको मिलेंगी। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये वाली जो ब्रांच थी ना, ये बनी थी 1950 के दौर के अंदर, और ये एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स का बिल्कुल अपोजिट है। ये वाले जो लोग हैं जो इस मेथड को यूज़ करते हैं और जिन्होंने ईजाद किया था, ये हैं थोड़े मैथमेटिकल माइंडसेट के, यानी कि इस तरह के लोग जिनका दिमाग मैथ के प्रिंसिपल्स पे चलता है, लेकिन लाखों उन्होंने बायो लिया। तो खैर ये लोग ये बिलीव करते हैं कि जो मेथड है, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, होमोलॉगस, एनालॉगस ऑर्गन, ये इंतहाई कंफ्यूजिंग है। उसकी बजाय मैथमेटिकल मॉडल्स और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और टूल्स बनाए जाते हैं, जिसकी मदद से सिर्फ ये डाटा इनपुट करते हैं, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो खुद ही जानवरों को देख के कि वो किस ग्रुप के अंदर जाएंगे वहाँ पे फिक्स कर देता है। और ये होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, इस तरह के कैरेक्टर्स पे ज़्यादा बारीकी से नहीं जाते। मानते तो हैं कैसे होता है, लेकिन इस पे इतना टेंशन नहीं लेते। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट होते हैं ना, ये जो जानवरों के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इसको भी कोई इतना ना सीरियसली नहीं लेते। ये कहते हैं कि एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन सिर्फ उन जानवरों के ऊपर ये फोकस करते हैं जो विजिबली आपस में सेम है। इस तरह से सारे मैमल्स आपस में सेम हैं, और अगर कोई मैमल इनसे नहीं मिल रहा तो ये उसको अलहदा कर देते हैं। और इस तरह से सारे रेप्टाइल्स आपस में मिलते हैं। जो रेप्टाइल इनसे कम मिलता है, जिसकी शक्ल सूरत बाकी रेप्टाइल से अलहदा है, तो ये उसको एक सब ग्रुप के अंदर या सिस्टर ग्रुप उसको कहा जाता है, उसके अंदर रख देते हैं। तो फ़ायदा इसका ये है कि जितने भी टेक्सोनॉमी के मेथड्स हैं, 3 स्कूल ऑफ थॉट पढ़े हैं, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमिस्ट के बनाए हुए ही कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी की उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना डाटा वगैरह सेट कर लेते हैं। तीसरी और आखिरी इसमें अप्रोच आती है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, जिसको क्लैडिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स की तरह ही चलती है, यानी कि सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी और आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेस पे कितने आपस में रिलेटेड हैं। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो मेथड यूज़ करते हैं ये ज़्यादा रिगरस नहीं होते, और ये टेस्टिंग के लिए ओपन होते हैं। अब इसको ऐसे समझें कि इन्होंने जानवरों को क्लासीफाई किया, और आज किया है, कल सुबह एक नया मेथड ईजाद हो जाता है जो उससे बेहतर है। तो ये फड्डा नहीं डालेंगे फौरी तौर पे, उस मेथड को चेक करेंगे, अगर वो बेहतर है तो अपना पूरा सिस्टम चेंज करके उस मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए ये जो क्लैडिस्टिक्स है ना, इसको ज़्यादा साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड होते हैं ना, इसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। और जब एक पुरानी चीज़ है जिसको चाहे लोग 100 साल से मान रहे हैं और बस साइंटिफिकली रॉन्ग प्रूव हो जाती है, तो साइंस का रूल है कि फटा नहीं डालते, नई वाली चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई है। तो इसको अच्छा मेथड समझा जाता है, क्लैडिस्टिक्स जिसको कहा जाता है। उसके बाद अगर ये होमोलॉजीज़ और एनालॉजीज़ की बात करें ना,
तो ये इस पे बिलीव करते हैं कि फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ यानी कि जानवरों के आपस में रिलेशनशिप को क्लियरली समझने के लिए जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और टर्म है जिसको सिम्प्लिसियोमॉर्फी कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल मैं नीचे ऐड की है, ये बुक के ऊपर भी नहीं है, इसको पेज पे लिख के बुक में कर लीजिएगा, मतलब कि पेन कर लीजिएगा। तो ये एनामॉर्फीज़, एनेप्टोमॉर्फीज़, इस तरह से काफ़ी सारे टर्म्स हैं, इसके अंदर से सिर्फ एक है, बाकी आपकी बुक के अंदर नहीं है। तो ग्रीक वर्ड है, सिम का मतलब होता है टुगेदर, प्लीजियो का मतलब होता है नियर, मॉर्फी का मतलब होता है शक्ल सूरत फॉर्म। तो इस तरह के कैरेक्टर जो एक ग्रुप के सभी एनिमल्स के अंदर होते हैं उनको सिम्प्लिजियोमॉर्फीज कहा जाता है। तो ये करैक्टर या होमोलॉजीज़ जो होती हैं ये शेयर्ड एंसेस्ट्री को शो करती हैं, इनका एंसेस्टर एक कॉमन है। लेकिन आपस में इन ग्रुप्स का क्या रिलेशनशिप है ये इससे नहीं पता चलता। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखें। एग्जांपल है मिल्क प्रोडक्शन। मैमल्स के 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एक है मोनोट्रीम्स जो अंडे देने वाले मैमल्स होते हैं जिनके अंदर डक, बिल्ड, प्लेटिपस, पाइनी, एकिडना वगैरह आते हैं। दूसरे आते हैं मीडियम लेवल के ऊपर जिनको मार्सूपियल मैमल्स कहते हैं, जिसमें कैंगरू वगैरह आता है और इस तरह के दूसरे जानवर कोआला बियर, वॉम्बैट वगैरह आते हैं। और तीसरे होते हैं प्लेसेंटल मैमल जिनमें टोटल इंटरनल डेवलपमेंट है और इनके बेबीज़ जब पैदा होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप और बल्कि चलते फिरते होते हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह। इंसान भी इसमें आता है लेकिन उनके बेबीज़ पैदा होते नहीं, चलते। तो मोनोट्रीम्स जो हैं तो ये मैमल्स ही, अंडे देने वाले मैमल्स। इनके अंदर कुछ रेप्टाइल्स वाले करैक्टर्स हैं, जिस तरह से इनके अंदर अलग एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग्स की बजाय एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको क्लोइका कहा जाता है। इसी से ही एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि यूरन वगैरह, यूरिया, यूरिक एसिड, अनडाइजेस्टेड फूड और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट यानी कि एग और स्पर्म रिलीज़ होते हैं एक सिंगल ओपनिंग से। जबकि बाकी जो मैमल्स हैं इनके अंदर इन तीनों के लिए सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। तो ये करैक्टर प्रेजेंस ऑफ क्लोएका रेप्टाइल्स वाला है, बर्ड्स वाला है। इसके अलावा इनके अंदर चोंच भी होती है, चोंच भी बर्ड्स का करैक्टर है, लेकिन इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है। और ये सिम्प्लिजियोमॉर्फी यानी कि जिस तरह से मार्सूपियल मैमल और प्लेसेंटल मैमल के अंदर भी मेमरी ग्लैंड्स हैं उस तरह से इनके अंदर भी हैं। इसका मतलब ये है कि जो तीनों ग्रुप्स हैं मैमल्स के यानी कि मोनोट्रीम्स, प्लेसेंटल और मार्सूपियल्स, ये एक ही एंसेस्टर से बने हैं। ये तो हो गया इसका फ़ायदा कि एक करैक्टर तीनों ग्रुप्स में है, इस करैक्टर को कहते हैं सिम्प्लिजियोमॉर्फी। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ग्रुप्स आपस में रिलेटेड हैं और एक ही एंसेस्टर से बने हैं। अब आता है इसके अंदर मौजूद फड्डा। मोनोट्रीम्स जो हैं इनकी चोंच परिंदों की तरह की और क्लोएका रेप्टाइल्स या बर्ड्स की तरह की क्यों होती है? दूसरा, इनका लाइफस्टाइल और इनकी बाकी सारी चीज़ें अलहदा हैं बनिस्बत के जो मार्सूपियल्स हैं जिनके पेट के ऊपर एक पाउच या थैली लगी होती है जिसमें इनके बच्चे रहते हैं। और फिर आते हैं प्लेसेंटल जिनके ऊपर कोई भी पाउच वगैरह नहीं होता, ना वो अंडे देते हैं, वो बाकायदा बच्चे रहते हैं। तो इन तीनों ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस कैसे आया, इसके पीछे क्या रीज़न है और अगर ये डिफरेंट है तो क्यों है, इस चीज़ का आंसर ना सिम्प्लिजियोमॉर्फी से नहीं मिलता। अच्छा, उसके बाद ये वाली एक डायग्राम है, इसको छोड़ें, इसको क्लेडोग्राम ही कहते हैं। क्लेडोग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस करके इसको छोड़ दें। अच्छा, ये भी क्लेडोग्राम है, इसके अंदर चूँकि जानवरों के नाम लिखे हैं 1 2 3 4 या ABC नहीं लिखा, इस करके हम इसको स्टडी करेंगे। तो इस तरह की डायग्राम्स बेटे आपको हर चैप्टर के अंदर आएंगी, इनको मेथड समझ लें ज़रा।